Assalamualaikum everyone. Welcome in Programming World. Hope you are all fine. तो अपनी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मिकार क्वालिटी मॉडल को और फ्रब्स क्वालिटी मॉडल को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोहेम्स क्वालिटी मॉडल। तो ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है क्वालिटी मॉडल्स क्या होते हैं, हम इनसे क्या काम करते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रीवियस वीडियोस का। तो आप अगर न्यू हैं और अगर अभी तक आपको ये नहीं पता कि क्वालिटी मॉडल क्या होते हैं और हम इन्हें क्यों यूज करते हैं, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। या अगर आप मिकार क्वालिटी मॉडल या फ्रब्स क्वालिटी मॉडल को देखना चाहते हैं या उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा इस वीडियो की। तो हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से बोहेम्स क्वालिटी मॉडल। सो बेरी बोहेम्स ने 1978 में हमें एक क्वालिटी मॉडल दिया जिसका नाम था बोहेम्स क्वालिटी मॉडल, नेम आफ्टर हिज नेम। तो कार क्वालिटी मॉडल आया था व्यूअर्स 1977 में एंड बोहेम्स क्वालिटी मॉडल है 1978 में। देयर इज जस्ट डिफरेंस ऑफ 1 ईयर। सो अब 1 साल के बाद नया क्वालिटी मॉडल आने की वजह ऑब्वियसली कुछ क्वालिटी फैक्टर्स लैक कर रहे थे मिकार क्वालिटी मॉडल में। मिकार क्वालिटी मॉडल पूरी तरह से अप्लाई नहीं किया जा सकता था या हर जो एरिया था उसको कवर नहीं कर पा रहा था। सो ऐसे सिनेरियो में हम लोग को जरूरत थी एक ऐसे मॉडल की कि जो हर पॉइंट को कवर कर सके। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द बोहेम्स एंड मिकार क्वालिटी मॉडल is Mikal model primarily focused on precise measurement of high level characteristics. मिकाल में हम सिर्फ हाई लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जैसे प्रोडक्ट की रिवीजन, ट्रांजिशन एंड ऑपरेशन, जबकि बोहेम क्वालिटी मॉडल बेस करता है वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यहाँ पर हमारे पास बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर मैं आपको बोहेम क्वालिटी मॉडल दिखाऊं तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो अब देख सकते हैं कि किस तरह पहले ये 3 में डिवाइड हुआ है एज इट्स यूटिलिटी, पोर्टेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी। वो आगे फर्दर 3 में डिवाइड है और फिर आगे फर्दर डिवीजन हुई है। तो यहाँ से ये पॉइंट काफी क्लियर हो जाता है कि बोहेम क्वालिटी मॉडल की जरूरत क्यों पेश आई। तो यहाँ से हम आगे मूव करते हैं कि एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ दिस मॉडल बोहेम्स डिफाइंड 3 प्राइमरी यूजेस normally as its utility, maintainability and portability। यहाँ पर वो आपको ये बताना चाह रहा है कि बोहेम क्वालिटी मॉडल में हाई लेवल पर सिर्फ 3 चीजों को डिस्कस किया जाता है। जो फर्स्ट है वो है एज इट्स यूटिलिटी, द सेकेंड वन इज मेंटेनेबिलिटी एंड द थर्ड वन इज पोर्टेबिलिटी। सो एज इट्स यूटिलिटी के एक्सटेंड टू विच अ सॉफ्टवेयर कैन बी यूज। आप एक सॉफ्टवेयर को किस हद तक यूज कर सकते हो, वो कितना आपके लिए यूजेबल है, इससे हम कहेंगे एज इट्स यूटिलिटी। ठीक है। और मेंटेनेबिलिटी, अभी इसको हम मजीद डिटेल में आगे जाके डिस्कस करते हैं। अभी जस्ट जो है ना एज अ टर्म इसको हम लोग जो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फिर है मेंटेनेबिलिटी। द टर्म मेंटेन का मतलब है कि वो कितना टेस्टेबल है, कि उसमें इतनी एबिलिटी है कि उसको टेस्ट किया जा सके, उसको अंडरस्टैंड करना कितना आसान है, उसमें चेंजेस को ऐड करना यानी कि उसमें मॉडिफाइबिलिटी है या नहीं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं मेंटेनेबिलिटी के जुमरे में। सो इन दैट टर्म हम कह सकते हैं कि जो मेंटेनेबिलिटी है वो इन सब चीजों को होल्ड करने से ही अचीव हो सकती है। एंड पोर्टेबिलिटी यानी कि अगर आप सॉफ्टवेयर का एनवायरनमेंट चेंज करते हो, आप उसको एक जगह से एक सेटअप से दूसरे सेटअप में जो है वो इंस्टॉल करते हो या फिर उसको वहां पर जो है वो चेंज करते हो एरिया उसका उसके तो किस तरह से उस पर अफेक्ट होता है। मैं प्रीवियसली भी एक ही एग्जांपल मोस्टली इसके लिए दी है कि अगर आपने एक सॉफ्टवेयर यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज 50 एम्प्लॉयज के लिए सेट किया है और मैं उसको 100 एम्प्लॉयज की कंपनी में उसको ट्रांसफर कर रही हूँ, देन पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि जितना एफिशिएंट वो 50 एम्प्लॉयज के लिए काम कर रहा था, उतना एफिशिएंट उसे 100 एम्प्लॉयज के लिए काम करना चाहिए। उसको डिजाइन ही इस तरह किया जाए। तो ये टर्म है हमारे पास पोर्टेबिलिटी। यहाँ पर भी देखिए उन्हीं चीजों को फिर से बताया गया है, वर्डली डेफिनेशन है। आप यहाँ से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। मोस्टली एग्जाम्स में बोहेम्स क्वालिटी मॉडल एज इट इज नहीं पूछा जाता कि आप बोहेम्स मॉडल है उसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर दो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता। मोस्ट ऑफ ऑल केस स्टडी आती है। वो कहते हैं आपके पास एक मॉडल, आप एक कुछ भी ले लो, लाइक विजुअल स्टूडियो कोड ले लो या फिर आप जूम ले लो,
या कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो और उस पे बोहेम्स क्वालिटी मॉडल इंप्लीमेंट करके बताओ कि उसकी क्वालिटी किस तरह की है। तो आप जस्ट केस स्टडी को लेते हुए उसको इम्प्लीमेंट करते हो। तो एज इट्स यूटिलिटी, अगेन वही है यहाँ पे, ये तीनों चीजें जो अभी मैंने प्रीवियसली डिस्कस की कि कितना यूज किया जा सकता है, किस लेवल तक आप उसे यूज कर सकते हो। मेंटेनेबिलिटी के मतलब उसमें डिफेक्ट और एरर्स को करेक्ट करने की कितनी एबिलिटी है। और पोर्टेबिलिटी कि आप उसका नए एनवायरनमेंट में फिट कर सकते हो या नहीं। अभी यहाँ पर ना हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल की फैक्टर्स आए हैं ना, ये अब देखें, यहाँ पे एज इट्स यूटिलिटी का हमें पता है, पोर्टेबिलिटी का भी पता है और मेंटेनेबिलिटी का पता है। अब आगे है रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, ह्यूमन इंजीनियरिंग, डिवाइस इंडिपेंडेंस, सेल्फ कंटेननेस, टेस्टेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड मॉडिफाइबिलिटी। अब ये 7 है, 7 नहीं, आई थिंक 1 2 3 8 है। अब इनको देख लेते हैं, चलो 7 8 जितने भी हैं। पोर्टेबिलिटी कि आप उसको नए सिस्टम में एडजस्ट कर सको। रिलायबिलिटी कि एक्सटेंड टू विच सॉफ्टवेयर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। बेसिकली रिलायबल का मतलब भी एक तरह से ये होता है कि वो एरर्स को कितना ओवरकम करता है या ऐसी कंडीशंस में कितना अच्छे से परफॉर्म करता है। और इसको ये टर्म भी ली जा सकती है कि वो कितना अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये अपनी डिजायर्ड फंक्शनैलिटी कितनी एफिशिएंटली हमें रिस्पॉन्स में दे रहा है। अगर उसका काम है 2+2 करना, तो वो कितना एफिशिएंटली उसको परफॉर्म कर रहा है। टाइम को भी देखेंगे कितना जल्दी रिस्पॉन्स दे रहा है और कितना अच्छे से वो रिजल्ट्स दे रहा है। फिर एफिशिएंसी की अमाउंट ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड कोड रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन। तो आपको पता है एफिशिएंसी में टाइम फैक्टर हमारे पास आता है, तो उसके अंदर हमें देखना है कि कितने हार्डवेयर रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो दैट द टर्म इज एफिशिएंसी। अब अगर ह्यूमन इंजीनियरिंग की बात करें, जिसे हम यूजएबिलिटी भी कहते हैं, तो नाम से पता चल रहा है कि एक्सटेंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड टू लर्न, ऑपरेट एंड अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। अब अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया जो बहुत मुश्किल है समझने में, तो ऑब्वियसली उसमें यूजेबिलिटी नहीं है। जैसे हमारे पास इसकी एग्जांपल में आते हैं माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल फोन्स, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जिनका जो सॉफ्टवेयर और आर्किटेक्चर था वो इतना डिफिकल्ट था, इतना मुश्किल था सीखने में कि यूजर्स को समझ ही नहीं आता था कि इसको चलाएं किस तरह। तो कोई भी नॉर्मल पर्सन के लिए उस फोन को ऑपरेट करना इतना आसान नहीं था, थोड़ा मुश्किल था एज कम्पेयर टू दी सैमसंग एंड हवावे या फिर वीवो। ये जो न्यू मोबाइल्स हैं, इन्होंने कॉमन जो स्ट्रक्चर है ना उसको फॉलो किया है, क्योंकि लोगों के लिए उसको समझना आसान है। अब अगर मैं पकड़ के नैव बार की जगह फूटर और फूटर की जगह नैव बार लगा देती हूँ, आई थिंक दैट आई हैव मेड सम काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, बट मेरी क्रिएटिविटी लोगों को समझ नहीं आएगी। तो चेंजेस अडॉप्ट करने चाहिए, बट प्रॉपर प्लानिंग के साथ कि मेरा चेंज मार्केट में किस तरह से चलेगा। तो आपने सिस्टम में इस तरह का रखना है कि वो लर्नेबल हो, ऑपरेटेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो। टेस्टेबिलिटी के सिस्टम पर टेस्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं या नहीं। हम इसी क्वालिटी के टॉपिक में व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है टेस्टेबिलिटी का एक टॉपिक। तो यहाँ से सिर्फ अभी आप समझ लें कि उसमें टेस्ट किए जा सकते हैं कि नहीं, एंड इंशाल्लाह वी विल फर्दर एक्सप्लेन इट इन डिटेल कि व्हाट इज व्हाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सो अंडरस्टैंडेबिलिटी, effort required for the user to recognize logical concepts and its applicability। अब आपने जो सिस्टम बनाया, जो सॉफ्टवेयर बनाया, हमें समझ आनी चाहिए कि इसका लॉजिक क्या है। लाइक अगर हमारे पास एक दराज ऐप है, देन वी कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक वेरी एक्यूरेटली कि ये शॉपिंग के लिए ऐप है फॉर दोज पर्सन हु आर नॉट एबल टू गो टू बाजार फिजिकली, या जिनके पास टाइम नहीं होता जो शॉपिंग पे जा सके फिजिकली, सो दे कैन शॉप ऑनलाइन। ऑल्सो जिनके पास टाइम होता है वो भी घर बैठे खरीद सकते हैं। तो एक लॉजिक समझ आता है, लाइक हाँ ठीक है, फूड पांडा है, तो हाँ अगर आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है या आप हॉस्टल में रहते हो, यू आर नॉट इन द मूड टू गो आउटसाइड, तो आप उसमें सिर्फ फूड ऑर्डर कर सकते हो। तो आप जो काम कर रहे हो ना, यानी आपने जो सिस्टम बनाया है उसका कुछ लॉजिक भी होना चाहिए। विदाउट एनी लॉजिक उठाकर आपने कुछ भी बना नहीं देना कि प्रीवियस भी बना पड़ा है और आपने उसका डुप्लीकेट बना दिया, वो किसी काम का नहीं होगा। यू हैव टू डू समथिंग न्यू। सो दैट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी।
मॉडिफाइबिलिटी, तो नाम बता रहा है उसमें मॉडिफिकेशन की जो है ना स्पेस होनी चाहिए। अगर टाइम के साथ मुझे उसमें चेंजेस अडॉप्ट करने पड़ रहे हैं तो उसमें इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वो उन चेंजेस को अडॉप्ट कर सके। अब अगर आप देखते हैं कि इवन तो एक छोटी से छोटा आइटम भी जो बाजार में आता है उसके अंदर भी क्रिएटिविटी आती रहती है। लाइक अगर हमारे पास ये जो सर्फ एक्सेल है उसके स्लोगन ही बदलते रहते हैं एरियल के। क्यों बदलते हैं? ताकि वो ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब कर सके। ना सिर्फ अपना स्लोगन बदल देते हैं, स्लोगन के साथ वो उसकी कवरिंग भी बदल देते हैं। हर चीज, ये जो पॉइंटर्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होता है और खाने वाले जो ईटेबल्स आइटम्स होते हैं, ये लेस वगैरह, उनकी प्राइस टैग बदल देते हैं, उनका स्टाइल बदल देते हैं ताकि यूजर बोर ना हो जाए एक चीज से, उसको कुछ नया मिलता रहे। सो दिस इज मॉडिफाइबिलिटी। सॉफ्टवेयर में भी आपको ऐसे ही न्यू फीचर्स ऐड करने होते हैं ताकि यूजर को खुश रखा जा सके। अब आगे जो है ना, हम ये पॉइंट जो है ना यहाँ से स्किप करते हैं, अब यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा बोहेम्स क्वालिटी मॉडल ऑलमोस्ट डन है। यहाँ से सेल्फ कंटेन्डनेस का मतलब है कि जो सिस्टम है वो कितना, मतलब अपनी डोमेन और रेंज को कवर करता है। सो दिस पॉइंट इज जस्ट सेल्फ कंटेन्डनेस, कितना खुद को उसने कंटेन किया। पता चले कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स में ये आइटम्स थे ही नहीं कि ठीक है सिस्टम ने ऐसे ऐसे रिस्पॉन्ड करना है, और सिस्टम जो है वो ज्यादा मैंने एंड लेवल का तैयार करके दे दिया है। यहाँ फिर सिस्टम में कुछ ज्यादा हाई फीचर्स थे, मैंने सिस्टम बिल्कुल ही जीरो लेवल का बना दिया, तो मेरा सिस्टम जो है ना वो सेल्फ कंटेन नहीं होगा। एक्यूरेसी, सिस्टम कितना एक्यूरेट है, ठीक है, कितने अच्छे या एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, तो दिस टर्म इज एक्यूरेसी, नाम से है। कंप्लीटनेस, कितना कंप्लीट है सिस्टम, और ये हम उसकी रिक्वायरमेंट्स के जो है ना क्रॉस में देखेंगे कि सिस्टम कितना कंप्लीट है। अब अगर हम रबस्टनेस की बात करें या इंटेग्रिटी की, कि वही कि सिस्टम जो है वो एरर्स से कितना इजीली जो है वो ओवरकम कर सकता है, तो ये ऑलमोस्ट वही टर्म्स हैं जो बार बार जो है ना वो डिस्कस की हुई हैं कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग होल, इंटेग्रिटी में कि सालमियत होता है इसका मतलब वर्डली मीनिंग। तो ये सिंपल है। फिर आगे आ जाते हैं हम कंसिस्टेंसी, सिस्टम कितना कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी का ये होता है कि आप मोस्ट ऑफ ऑल, हम इसको अगर कॉमन एग्जांपल से समझें कि इफ यू आर राइटिंग अ सेंटेंस और यू आर राइटिंग एन एसे, देन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर वर्ड्स। आपको ऐसे काम करना है कि रिदम बनाना है, लास्ट फर्स्ट वन को लास्ट वन के साथ रिलेट करवाना है। तो वो इस तरह रिलेट होता है कि आप जो है ना उनमें कोई कनेक्शन छोड़ो या कुछ एक ऐसा लिंक सा, एक चेन सा बना दो, तो वो एक टर्म होगा कंसिस्टेंसी का। तो अगर हम यहाँ प्रोग्रामिंग में देखेंगे ना, तो कंसिस्टेंसी होगी मेजरिंग ऑफ इक्विपमेंट, किस तरह हम कर सकते हैं या किस तरह चीजों को आपने इकट्ठे होल्ड करके रखना है, ठीक है। तो दिस वन इज कंसिस्टेंसी। अकाउंटेबिलिटी, कि आप किस तरह से उसको मेजर कर सकते हो, अकाउंट रख सकते हो उसका। यहाँ से इसको ना हम वर्डली देखना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एक्सेसिबिलिटी, कितनी एक्सेसिबल है, क्या उसकी रेंज है, ठीक है, आपका सिस्टम जो है वो कितनी रेंज के अंदर एक्सेसिबल किया जा सकता है या कितना इजीली एक्सेस किया जा सकता है। फिर इंटेग्रिटी वही है, कितना इंस्टॉलमियत, कितना आपका सिस्टम जो है वो रिलायबिलिटी या परफॉर्म करता है। तो फिर एक्सेसिबिलिटी, कम्युनिकेटिवनेस, ठीक है, ये टर्म जो है ना इस तरह है कि आपके सिस्टम में कितनी एबिलिटी है यूजर से कम्युनिकेट करने की। टर्म कम्युनिकेट इस तरह है कि आप अलग अलग तरह के बटन जो बनाते हो सिंबल्स के साथ, तो वो यूजर से कम्युनिकेशन होता है एक्चुअली में। तो कम्युनिकेटिवनेस का यही मतलब है कि आपके सिस्टम में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो यूजर के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। डिवाइस इंडिपेंडेंस, यहाँ पर ये है कि आपकी डिवाइस दूसरे हार्डवेयर पर या फिर दूसरे इन्वायरमेंट पर कितना डिपेंड करती है, उसे हम कहते हैं डिवाइस इंडिपेंडेंस। ये कोड के अंदर भी हो सकता है डिपेंडेंसी, लेकिन अगर हम डिवाइस की सिंपल बात करें ना, तो वो सिंपल यही टर्म होगा हमारे पास कि आपकी डिवाइस है और उसको आपने हार्डवेयर के ऊपर इतना डिपेंड रखा हुआ है कि आप जो है ना उसको अगर चेंज करना चाहो उसका एनवायरनमेंट, तो आप वो कर ही नहीं सकते। वो क्यों? क्योंकि आपने अपनी डिवाइस को इतना ज्यादा डिपेंड बनाया हुआ है अपने हार्डवेयर पे कि वो चेंज होने से पहले बहुत ज्यादा चीजें डिमांड करेगी। तो यही वजह है कि आपको अपने जब सिस्टम को डिजाइन करना है तो उसको इस तरह डिजाइन करना है कि उसके अंदर डिपेंडेंसी ना हो।
फिर सेल्फ कंटेननेस वही थिंग है कि हैविंग ऑल दैट इज नीडेड इन इटसेल्फ, सिंपल वर्ड्स हैं कि इट शुड हैव एवरीथिंग विच इज नीडेड। ये इसकी रिक्वायरमेंट के टर्म से जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्या बताती हैं, कि इसमें ये कुछ होना चाहिए था, ये इसके फंक्शनैलिटीज थी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, उन सबको देखेंगे और फिर हम बताएंगे। और अकाउंटेबिलिटी फिर से आ गया, तो अश्योरेंस के इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज इवेल्युएटेड ऑन इट्स परफॉर्मेंस और बिहेवियर। तो बेसिकली आपको जस्ट इवेल्युएट करना है आइटम को। कम्युनिकेटिवनेस फिर से वही है, सेल्फ डिस्क्रिप्टिवनेस, एक चीज ऐसी हो कि वो खुद को खुद एक्सप्लेन करे। वी डोंट नीड अ थर्ड पर्सन कि वो बताए कि ऐसे ऐसे करो। जब आपको पता है आप फोन खरीदते हो तो आपको वहां पर मैनुअल नहीं दिखाया जाता। एंड आई विल गारंटी कि 90% पब्लिक ने तो कभी मैनुअल खोल के पढ़ा भी नहीं होगा, रेफ्रिजरेटर का, एसी का, मोबाइल का, लैपटॉप का। वो खुद ही ट्राई मारने पर यानी कि एक दफा करते हैं, उनको लगता है दैट इज द फर्स्ट थिंग, हम खुद ट्राई करते हैं, सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन। तो वहां पर होता है सिस्टम में सेल्फ डिस्क्रिप्टिवनेस। हमारे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर इतने सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होते हैं, हमें देख के पता चलता है, यानी कि जो उनका टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला डायल है या फिर सिस्टम है, इस तरह बनाए होते हैं कि हमें पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। कैमरा है ना, हमें पता है पिक्चर लेनी है, गैलरी के ऊपर होता है, हमें पता है ये पिक्चर यहाँ सेव होगी। कॉल है, हमें पता है यहाँ से कॉल लगाई जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। स्ट्रक्चर्डनेस, सिस्टम को रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाना जरूरी नहीं, उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बनाना जरूरी है। अब आपको रिक्वायरमेंट्स का सेट दिया हुआ है, ठीक है, और आपने उसको बस दे धराधर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया, तो उस पर स्ट्रक्चर्डनेस नहीं आएगा, तो उसकी वजह से सेल्फ डिस्क्रिप्टिवनेस, कम्युनिकेटिवनेस लैक कर जाएगा। तो स्ट्रक्चर्डनेस का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम पॉइंट को देखते हैं, यूके है कंसिस्टेंसी। सेम ऊपर है आपका, सिस्टम कंसिस्टेंट होना चाहिए। फिर स्ट्रक्चर्डनेस के वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में हो, जैसे आप छोटे होते हैं ब्लॉक्स के साथ खेलते थे ना, तो प्रॉपर एक ब्लॉक पे दूसरा ब्लॉक ही रखते थे, ठीक है, उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बनाने के लिए कैसल की वॉल बनाते थे, तो वो पूरा ब्लॉक पे ब्लॉक, ब्लॉक पे ब्लॉक, पूरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म आती थी। जबकि हमारे पास जो मामा लेके आती थी वो तो एक रॉ फॉर्म में बहुत से ब्लॉक्स होते थे, हम उसको यूज करते थे प्रॉपरली ताकि एक स्ट्रक्चर बना सके। तो आप भी अपने पीस ऑफ कोड, अपनी रिक्वायरमेंट्स को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हो व्हाइल डिजाइनिंग। conciseness, well this point is also very important। आपको अपने सिस्टम को ऐसा बनाना चाहिए कि वो कंसाइज हो, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूज और वाइड नहीं बना सकते। अब एक शॉपिंग ऐप है, उसके 10 पेज हैं, मुझे समझ आ रहा है, ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट 10 पेजेस, उसमें पिक्चर्स हैं कपड़ों की, जितने भी आइटम्स लगा लो कम हो सकते हैं। तो लेकिन अगर आपने एक अपना ब्लॉग या बनाया, या मेरी एक बिजनेस वेबसाइट है, उसके 10 पेजेस, तो व्हाट, मैं क्या लिखूंगी उनमें। तो आप एक सिस्टम बना रहे हो, आपने एक मोबाइल फोन है, उसमें बेतहाशा ऐप्स डाले जा रहे हो, तो हमें रैम का भी हिसाब रखना पड़ता है, स्टोरेज को भी देखना पड़ता है। सो ऐसे केसेस में जरूरी चीजों को रखो कंसाइज, ठीक है, बी कंसाइज। एडिशनल फीचर्स ऐड करने की या एक्स्ट्रा फीचर अननेसेसरी ऐड करने की कोई जरूरत नहीं। लास्ट में मॉडिफाइबिलिटी के आगे फिर स्ट्रक्चरनेस है, वो आपको पता है किस तरह, आर्गुमेंटेबिलिटी। तो आर्गुमेंटेबिलिटी, सिस्टम आपसे लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकता क्योंकि वो सिस्टम है, लेकिन सिस्टम आपको वैलिडेशन या फिर आपको पॉपअप मैसेजेस शो करवा सकता है इन केस यू आर एंटरिंग अ रॉन्ग इनपुट। सो आर्गुमेंटेबिलिटी को वैलिडेशन कह सकते हो कि अगर आपको लॉगिन में ईमेल मांगा है, यू आर जस्ट राइटिंग योर नेम इंस्टेड ऑफ ईमेल, सो इट शुड गिव यू एन एरर दैट यू आर डूइंग रॉन्ग। सो पासवर्ड पे स्ट्रेंथ है of at least 8 character including one special character, one a capital case character and some numbers। so आपको ऐसा ही पासवर्ड बनाना पड़ेगा जैसा पीछे से रिक्वायर्ड है। तो ये है आर्गुमेंटेबिलिटी कि वो आपसे वैसा काम करवाए कि जैसा उसको प्रोग्राम किया गया। सो दिस वाज द बोहेम क्वालिटी मॉडल। इसके एडवांटेजेस बेसिकली मैं आसान लफ्जों में बताती हूँ। एडवांटेज ये है कि ये बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है, जैसे आपने देखा कि कितना डिटेल में जाता है और
एक एक पॉइंट कवर करता है। ये इसका एडवांटेज है, और इसका डिसएडवांटेज भी यही है कि ये इतना डिटेल में चला जाता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हम इतना काम करें, क्योंकि एक जब सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसके एक एक फीचर को कम करें। हम मोस्टली जो है ना वो पेरेटो रूल यूज करते हैं 80/20 का। हम मोस्ट ऑफ ऑल सिस्टम थोड़ा सा जो है उसको क्वालिटी इवेलुएट करते हैं, बाकी को उसकी बेस पे जज कर लेते हैं। लाइक अगर इतना पोर्शन ठीक है देन द रेस्ट विल बी ओके। यहाँ पे पहला एडवांटेज है कि इट फोकस एंड ट्राइज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ यूजर, एंड इट फोकस ऑन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो कॉस्ट इफेक्टिव है सॉफ्टवेयर मेंटेन। हाँ, ये टर्म है कि सॉफ्टवेयर मेंटेन इजीली रह जाता है, क्योंकि जो टर्म मेंटेनेबिलिटी है ना वो बहुत सी टर्म से मिलती है। तो अगर हम इन सबको इवेलुएट कर दे तो हमारा सिस्टम प्रॉपर हमारा जो सिस्टम होगा ना वो प्रॉपर मेंटेन होगा, मेंटेनेबिलिटी आएगी उसमें और पोर्टेबिलिटी आएगी। एंड डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि इट इजंट जस्ट हाउ टू मेजर द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक। अब ये देखिए इसने मुझे इतनी सारे आइटम्स बता दिए हैं ऐसे ऐसे करो, पर इसने ये तो मुझे बताया ही नहीं कि किस तरह से करने हैं। कोई वे तो दिया ही नहीं, कोई मैनुअल तो दिया ही नहीं, इसने बस ये बताया कि हाँ ये कुछ है। मैं अगर एक एप्लीकेशन है कैसे बताऊंगी कि वो एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं। तो एक वे नहीं डिफाइन किया, और डिफिकल्ट है इतनी टॉप डाउन अप्रोच किसी पर इम्प्लीमेंट करना। ये एक छोटा सा कंपैरिजन है। तो बेसिकली अगर आप दोनों को सामने रखकर देखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि वो चीजें जो कि मिकाल में हैं नहीं है वो बोहेम्स में हैं, वही कंपैरिजन हो जाएगा। जो कि मिकाल में काफी चीजें हैं वैसे कि जो इसमें हैं और मिकाल में नहीं थी, तो वो एडवांटेज होगा बोहेम्स का, और वहां पे हम बोहेम्स में ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। So this was all for Bohem's model. I hope that you will like that video, and if you have any query then you can ask me personally, you can email me, or you can comment me. So this was all for this video. So inshallah we will meet in the next video with the ISO model.